20वीं सदी की शुरुआत। अंग्रेजी हुकूमत का सूरज कहते थे कभी डूबता नहीं था, लेकिन उसी सूरज के नीचे पंजाब की जमीन पर एक आग सुलग रही थी। गदर आंदोलन की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और किसानों का गुस्सा सरकार की नीतियों के खिलाफ उबल रहा था। इसी माहौल में लायलपुर के बंगा गांव में एक परिवार था जिसके लिए बगावत खून में थी, विरासत में थी। तो भगत सिंह की कहानी असल में शुरू कहां से होती है? उनके जन्म से नहीं। ये कहानी उस विचार से शुरू होती है जो उस जमीन में, उस हवा में और उस परिवार में पहले से ही जिंदा था। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ खेत में था। उसकी नन्ही उंगलियां जमीन में कुछ बो रही थीं। किसी ने यूं ही पूछ लिया, बेटा क्या उगा रहे हो? बच्चे ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, बंदूकें। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में भगत सिंह के जहन में इंकलाब के बीज उग रहे थे। वो जिस फसल का सपना देख रहे थे, वो अनाज की नहीं, आजादी की थी। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं थी, ये उस तूफान की पहली आहट थी जो हिंदुस्तान का मुकद्दर बदलने वाला था। तो पंजाब का एक नौजवान लड़का क्रांति का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? इस सफर को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना होगा। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे उनका जन्म ही एक संघर्ष में हुआ। फिर बात करेंगे उस पहली चिंगारी की जिसने उनकी सोच को रोशन किया। जानेंगे कि कैसे उन्होंने लाठी का जवाब दिया और फिर बहरी हो चुकी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाई। देखेंगे कि कैसे जेल की दीवारें भी क्रांति का मैदान बन गईं और आखिर में कैसे वो एक शहीद से एक अमर प्रतीक बन गए। भगत सिंह का घर वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो आजादी की लड़ाई का एक चलता फिरता हेडक्वार्टर था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह उस दौर के जाने माने क्रांतिकारी थे। चाचा अजीत सिंह ने तो भारत माता सोसाइटी जैसा संगठन बनाया था, जिसकी सजा उन्हें देश निकाले के रूप में मिली। तो जाहिर है घर में बातें खेलकूद की नहीं होती थीं, बातें होती थीं मुल्क की गुलामी पर, किसानों के हक पर और क्रांति की योजनाओं पर। भगत सिंह के लिए क्रांति की कहानियां लोरियों की तरह। 28 सितंबर 1907, जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए। घर में जश्न दोगुना हो गया और दादी में बच्चे का नाम रख दिया भागों वाला, मतलब किस्मत वाला। लेकिन उनकी किस्मत में एक बहुत बड़ी लड़ाई लिखी थी और उस लड़ाई की दिशा तय हुई 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग निहत थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बाग का अकेला रास्ता बंद करवाया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों मारे गए, हजारों जख्मी हुए। वो बाग एक कब्रगाह बन गया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, वो हिंदुस्तान के ज़मीर पर लगा एक गहरा जख्म था। और जहां बाकी बच्चे सबसे बेखबर अपनी दुनिया में थे, वहीं 11 साल के भगत सिंह के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये अंग्रेज हम पर राज करते ही क्यों हैं? हमें ये जुल्म सहना क्यों पड़ रहा है? उनके सवाल अब बस सवाल नहीं थे, वो एक ऐसे जवाब की तलाश बन चुके थे जिसके लिए वो अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकते थे। जरा सोचकर देखिए, 11 साल का एक बच्चा हत्याकांड के ठीक अगले दिन स्कूल जाने के बजाय 40 किलोमीटर का सफर तय करके अमृतसर पहुंचता है, उस खामोश वीरान बाग में जहां हवा में अभी भी मौत की गंध थी। दीवारों पर गोलियों के निशान, जमीन पर शहीदों का सूखा हुआ खून। भगत सिंह ने वहां से खून से सनी थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे एक शीशी में भर लिया। वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी दोस्तों, वो एक कसम थी, एक प्रतिज्ञा, उन बेगुनाहों के खून की कसम कि इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन उस बाग में भगत सिंह का बचपन खत्म हो गया था और उनका मिशन शुरू। इस मिशन को अब एक मकसद और एक दिशा चाहिए थी, और वो दिशा मिली लाहौर के नेशनल कॉलेज में। ये कोई आम कॉलेज नहीं था, इसे लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के जवाब में खोला था। इसका मकसद सिर्फ बाबू पैदा करना नहीं था, बल्कि ऐसे नौजवान तैयार करना था जो आज़ाद सोच सकें, सवाल कर सकें और देश का भविष्य संभाल सकें। एक तरह से ये कॉलेज क्रांति के विचारों की नर्सरी थी। यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात दुनिया भर की क्रांतियों से हुई। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और सबसे ज्यादा असर हुआ उन पर रूस की बोल्शेविक क्रांति, कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों का। यही उन्हें समझ आया कि असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालने की नहीं है, असली लड़ाई तो उस पूरे सिस्टम से है जो एक इंसान को दूसरे इंसान का शोषक बनाता है। अब उनका इनकलाब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं था, उनका सपना एक ऐसे समाजवादी समाज का था जहां किसानों और मजदूरों का राज हो।
1922 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था। लग रहा था आज़ादी बस दरवाजे पर है। तभी चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई और गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों के दिल में एक गहरी निराशा भर दी। उन्हें लगा कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, तब एक घटना की वजह से पीछे हटना एक बहुत बड़ी भूल थी। और यहीं से भगत सिंह और उनके साथियों का अहिंसा के रास्ते से भरोसा उड़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। साल था 1928। अंग्रेजी सरकार ने भारत का भविष्य तय करने के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। मतलब हिंदुस्तान का भविष्य तय होगा और उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं होगा। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब के सबसे बड़े नेता शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन हुकूमत घबरा गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और पुलिस ने खास तौर पर 63 साल के लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। उनकी छाती पर, उनके सर पर क्रूरता से लाठियां बरसाईं। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद लाला जी ने दहाड़ कर कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। उन गंभीर चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला जी शहीद हो गए। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक राजनीतिक हत्या थी। पूरे देश में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। भगत सिंह और उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी। उनका दुख अब एक ठंडे, सोचे समझे इरादे में बदल चुका था। बात अब विरोध प्रदर्शनों से बहुत आगे निकल चुकी थी। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना ही होगा। एक खुफिया मीटिंग हुई और फैसला लिया गया, लाला जी की मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। निशाना था जेम्स स्कॉट। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी उठाई। 17 दिसंबर 1928 पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इंतजार शुरू हुआ, लेकिन एक गलती हो गई। पहचानने में चूक हुई। स्कॉट की जगह एक दूसरा अंग्रेज अफसर जेपी सॉन्डर्स बाहर निकला और राजगुरु और भगत सिंह की गोलियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। ये एक ऐसी भूल थी जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर की दीवारों पर पोस्टर लग गए। एचएसआरए ने हत्या की जिम्मेदारी ली और साफ साफ लिखा कि ये लाला जी की मौत का बदला है। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से फरार हो गए। भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दिए, जो एक सिख के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो चाहते तो छिप सकते थे, एक भगोड़े की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके जहन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, क्या छिपकर क्रांति लाई जा सकती है? उन्हें यह एहसास हुआ कि एक एक अंग्रेज को मारने से सिस्टम नहीं बदलेगा। क्रांति के लिए विचार को फैलाना होगा और विचार फैलाने के लिए एक मंच चाहिए। और यहीं उनकी रणनीति में एक जबरदस्त बदलाव आया। अब उनका लक्ष्य हत्या करना या भागना नहीं था। नया लक्ष्य था एक ऐसा धमाका करना जिससे किसी की जान ना जाए, लेकिन जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान और लंदन के महलों तक सुनाई दे। वो जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहते थे ताकि अंग्रेजों की अदालत को ही क्रांति के प्रचार का सबसे बड़ा मंच बना सकें। ये एक बेहद साहसी और शानदार योजना थी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे काले कानूनों पर बहस चल रही थी। तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के खाली हिस्से में 2 बम फेंके। ये बम बहुत कम ताकत के थे, जिनका मकसद सिर्फ धुआं और जोरदार आवाज करना था। जैसा कि उन्होंने अपने पर्चों में लिखा था, उनका मकसद था बहरों को सुनाना। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, और फिर बड़े आराम से अपनी गिरफ्तारी दे। अंग्रेजों को लगा उन्होंने सबसे बड़े खतरे को पकड़ लिया है, पिंजरे में बंद कर दिया है। लेकिन वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने एक शेर को कैद तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसे लड़ने के लिए एक नया अखाड़ा भी दे दिया था। और जेल की दीवारों के अंदर भगत सिंह ब्रिटिश राज के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले थे। जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ जमीन आसमान का फर्क होता था। अंग्रेज कैदियों को अच्छा खाना, साफ सुथरे कपड़े, किताबें सब मिलता था, और भारतीय राजनीतिक कैदियों को चोर डाकुओं जैसा रखा जाता था। सड़ा हुआ खाना, गंदे कपड़े। इसी भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और यह हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की जिद की मिसाल है।
इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल के 63वें दिन एक महान क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। अंग्रेजों ने जबरदस्ती खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब उनका शरीर ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हर स्टेशन पर हजारों लाखों की भीड़ उनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। जतिन दास की मौत ने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जेल सिर्फ संघर्ष की जगह नहीं थी, वो भगत सिंह के लिए पढ़ने लिखने और सोचने का केंद्र भी थी। उन्होंने वहां सैकड़ों किताबें पढ़ी और यहीं उन्होंने अपना वो मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख बताता है कि वो कितने गहरे विचारक थे। उन्होंने लिखा कि वो घमंड में नहीं बल्कि तर्क और विवेक के आधार पर ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने धर्म और अंधविश्वास पर सवाल उठाए और कहा कि वो भगवान बनकर पूजे नहीं जाना चाहते बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बने रहना चाहते हैं। असेंबली बम केस के बाद अंग्रेजों को सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह के रोल का पता चल गया। मुकदमा एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में चला, जो असल में सिर्फ एक दिखावा था। फैसला तो पहले से ही तय था। ब्रिटिश साम्राज्य को एक मिसाल कायम करनी थी। वो दिखाना चाहते थे कि जो भी हुकूमत से टकराएगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने भी अदालत को अपनी सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्रांतिकारी विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। वैसे तो 24 मार्च था, लेकिन लोगों के गुस्से से डरकर अंग्रेजों ने कानून तोड़ा और 11 घंटे पहले शाम को ही फांसी देने का फैसला किया। उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। अपने आखिरी पलों में भी वो बिल्कुल शांत थे। लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तीनों दोस्त हंसते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उनके लबों पर आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। कहते हैं जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया तो उसने कहा, अब बस करो। भगत सिंह ने किताब से नजरें उठाईं और कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनके लिए विचार कभी नहीं मरते। उनका शरीर खत्म हो सकता था, लेकिन वह विचार जो लेनिन की किताब में था और जो उनके जहन में था, वो हमेशा जिंदा रहने वाला था। तो क्या 23 मार्च 1931 को कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रात भगत सिंह की शहादत ने उन्हें एक इंसान से एक विचार बना दिया, एक प्रतीक बना दिया। उनकी क्रांति सिर्फ गोरे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, वो हर उस अन्यायपूर्ण सिस्टम के खिलाफ थी जो इंसान का शोषण करता है। और उन्होंने जो सवाल उठाए थे न्याय के, स्वतंत्रता के, समानता के, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। भगत सिंह एक शख्स नहीं, एक सवाल हैं जो हर पीढ़ी से पूछा जाता है। और इसीलिए ये सवाल भी उठता है कि अन्याय के खिलाफ